स्वतंत्र मधेश गठबंधन चंडीगढ़ युवा यूनियन भगवानपुर गांव पालिका भगवानपुर एक सिरहा की ओर से मैं उमेश प्रसाद रजक और अपनी समस्त टीम की ओर से समस्त मधेशवासी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी, युवा, व्यापारी, विद्यार्थी और समस्त स्वराजी मित्रों को नव वर्ष 2019 की हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज यह नए साल में जो हम आप एकत्रित हुए हैं, यह होने का मकसद ये है कि आप लोग देख रहे होंगे जैसे ये कैलेंडर बनाया गया है। और ये कैलेंडर बनाने का मकसद ये है कि नेपाली उपनिवेश से हम और आप बहुत ही त्रसित हो गए हैं, ग्रस्त हैं। जैसे कि सप्तरी जिला के खरसाल टोल से डॉक्टर सीके राउत जी का मिट्टी का मूर्ति उठा के नेपाली फिरंगी पुलिस उठा के ले गया। उसी दिन हमारे मन में यह विचार आया कि एक मिट्टी का मूर्ति डॉक्टर सीके राउत के तू क्या उठा के ले जाता है, पूरी मधेश में मूर्ति लगवा देंगे। और वही सोच के यह कैलेंडर बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं जो शांतिपूर्ण मार्ग द्वारा जो देश आज़ाद किए हैं, अनेकों लड़ाई लड़े हैं और वो हासिल किए हैं उस चीज़ को देखते हुए यह कैलेंडर बनाए हैं। और यह संकल्प लेते हैं कि मधेश के तकरीबन 22 जिलों में यह कैलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। 10 पीस हो, 20 पीस हो, 50 हो, 2 हो, लेकिन मधेश के 22 जिला में पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरह से डॉक्टर सीके राउत जी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है और गैर कानूनी रूप से अभी जो जेल में रखा गया है, उसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और रिहाई की मांग करते हैं। खुद नेपाल सरकार कानून बनाता है और उस कानून को खुद नहीं पालन करता है। और जैसे कि सह संयोजक श्री कैलाश महतो जी, वो भी अभी कुछ धरोटी मांग किए थे, लेकिन धरोटी नहीं देने के कारण से वो भी जेल में है। हम लोग उसके भी रिहाई की मांग करते हैं। और आप लोग सब जानते ही होंगे, बहुत बारी कार्यक्रम हुआ है, मोबाइल से देख रहे हैं, नेट पे देख रहे हैं, सारा कुछ तो तकरीबन जानकारी है कि हम आप मधेसी हैं और अपने आप को भूल चुके हैं कि हम मधेसी हैं, नेपाली मानने लगते हैं। नेपाली नहीं, हम लोग आप मधेसी हैं। किसी भी एंगल में, किसी भी रूप में हम आप नेपाली नहीं लग रहे हैं। ना भेष, ना भूषा, ना कल्चर, ना रीति, ना रिवाज, कोई चीज अपना जो है नेपाली से मिल रहा है। कोई भी चीज मिल रहा है तो हम नेपाली कैसे हुए? तो मधेसी हैं। तो मधेसी है, हम अपना शांतिपूर्ण तरीका से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज वो लड़ाई आज़ादी है। जब तक मधेश आज़ाद नहीं हो जाता, हमारी और आपकी मधेशवासी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम और आप अभी गुलाम है। आप कहेंगे गुलाम कैसे हैं? तो देखिए, इस कैलेंडर में भी लिखा हुआ है 1816 और 1860 के संधि के तहत हम और आप गुलाम बने हैं। जिस टाइम भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था, उस टाइम में भी मधेश राज कैलेंडर पे अलग ही एक देश में कायम था, वो अलग ही देश था। लेकिन कुछ 2 लाख रुपये के उपरांत और भारत के सिपाही विद्रोह दबाने के कारण से 5 जिला उसी 1816 और 1860 के संधि के तहत मधेश को नेपाल के राजाओं द्वारा बेच दिया गया और मधेसी जनता से सहमति भी नहीं ली गई। तो यह सब हम और आप जानते ही होंगे। और इस लड़ाई के लिए हम आपको सबको अपने आप को पहचानना होगा कि हम मधेसी हैं या नेपाली है। ना हमारा भाषा, ना भेष, कुछ भी उससे नहीं मिल रहा है। हमारे आज याद रखें और ध्यान करने वाली बात यह है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे मधेश में अपना राजा महाराजा हुआ करते थे। जैसे कि राजा इच्छाकूट, राजा जनक, सलहेश, हरसिंह देव, लोहान सिंह जैसे वीर सूरवीर राजा मधेश में राज किया करते थे। हमारा अपना ही राजा था, अपना ही अलग देश था। लेकिन 1800
16 और 1860 के संधि के तहत जैसे मधेश को नेपाल में दिया गया, उस टाइम से हम और आप उनके उपनिवेश के अंतर्गत आ गए और हम आप गुलाम हो गए। और गुलामी का प्रथम प्रमाण है सेना। भारत जब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आया तो 3% ही सेना अंग्रेज आए तो भारत गुलाम हो गया। आज हमारी अपनी मधेश में जहां भी देखो शासक वर्ग नेपाल से आके मधेश में कब्जा जमाया हुआ है, और 97% 95% कहे तो नेपाली सेना आके मधेश में जगह जगह कब्जा जमाए हुए हैं। अब देखिए भारत में 3% सेना आता है तो भारत गुलाम हो जाता है, और मधेश में 95% से ज्यादा सेना मधेश में आ गए तो गुलाम हम कैसे नहीं हुए। हमारा अपना रीति रिवाज वेशभूषा था वो नहीं पढ़ाया जाता है, वो अपना रीति रिवाज और वेशभाषा पढ़ाया जाता है कि नेपाली देवरा सुरवाल टोपी जो भी बोलता है वो पढ़ो, नेपाली में ही पढ़ो, ये करो वो करो, जो भी है वो अपना सब कुछ लाद रहा है, और हमारी आपकी संस्कृति भाषा सब खत्म होते जा रहा है। तो इसी हिसाब से हम और आप गुलाम हुए। प्रथम प्रमाण देखें तो 2008 साल में सिर्फ 6% पहाड़ी मधेश में था। अभी 6% से लेके 36 से 40% पहाड़ी लोग कब्जा करके मधेश में आ गए हैं और मधेश में बसोबास कर रहे हैं, कभी भूमि सुधार के नाम पे तो कभी किसी नाम पे तो कभी किसी नाम पे, और यहाँ के मूलवासी जो है वह विस्थापित हो रहा है। उपनिवेशिक शासन जितने मात्रा में वो यहाँ से इधर आए उतने मात्रा में तो मधेसी जाके वहाँ पहाड़ में नहीं बसे हैं। तो ये उपनिवेशिक शासन है, घोर उपनिवेश में हम आप जी रहे हैं, है ना। तो ये प्रमाण सब है, वो अपना सब कुछ साधन लाद के हमारे आप पे राज कर रहा है। सब कुछ वो अपना लादा हुआ है, नियम कानून कायदा भाषा भेष सब अपना लादा हुआ है, और हम हमारे आपको मधेशवासी को गुलाम बनाया हुआ है। अब देखिए जितना मालपोत उठता है, कर उठता है, लगान उठता है, राजस्व उठता है, वो सब उठता है मधेश से, सब उठता है मधेश से। वो कर मालपोत जो भी है वो पैसा मधेश में नहीं लगाया जाता है। शासक वर्ग जहाँ से आया है वो अपने जगह लेके चले जाते हैं। जैसे किसी टाइम में भारत में होता था, जो सोन चांदी मिलते थे अंग्रेज को उठा के लेके अपनी जगह चले जाते थे। आज मधेश में वही हो रहा है। जितने उनके मालपोत उठा, जितने पानीपत उठा, कर उठा, जोगबनी से बिरगंज नाका से जो भी उठता है, वन जंगल कटवा के जितने पैसा होता है वो सब उठा के अपनी जगह लेके चले जाते हैं काठमांडू, और वहाँ एक से एक महल बनते हैं, रोड बनते हैं, 6 लाइन बनते हैं, और मधेश में ना अस्पताल बनता है ना कॉलेज बनता है। आज से हुलाकी राजमार्ग देख लिया, आज से 30 साल पहले बन गया होता, क्यों नहीं बना? क्योंकि हम उपनिवेश में जी रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि हमारी आपकी समस्या का समाधान हो, वो गुलाम ही रहे। तो ये भी एक प्रमाण है। अब देखेंगे किसान, तो कुछ वर्ष पहले मधेश के किसान आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर आदमी को कभी गुलाम नहीं बनाया जाता है, उनको परम निर्भर बनाया जाता है। तो आज तक मधेसी किसान और जनता क्या करते थे, अपने ही खेत में दाना पानी उपजा के खाते पीते रहे हैं अपने ही खेत में। तो नेपाल सरकार ने षड्यंत्र लगाया जो मधेसी को अगर अपनी भूमि पे ही उपजा के अपने खेतों में दाना पानी मिलता ही रहेगा तो यहाँ से तो विस्थापित नहीं होगा, मतलब भागेगा ही नहीं। तो उनके षड्यंत्र किया गया, ना बीज मिलता है, ना खाद मिलता है, ना पानी का सिंचाई है। वही नेपाल के ही पानी से जगह जगह पे भारत में भी आप अगर देखेंगे तो उसी पानी से कृषि होता है, खेती होता है, और मधेश में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उसका जमीन ना उपजे। अगर जमीन उपजते रह जाएगा तो यहीं पे रह के अपनी बाल बच्चा को परवरिश करेगा, ये यहीं पे पढ़ा लिखा लेगा। आप पढ़ा लिखा भी लीजिए किसी तरह से, एक से एक युवा नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, वो मधेश में पहाड़ से आके नौकरी कर रहे हैं, और मधेसी युवा एक से एक पढ़े लिखे देश विदेश रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दर बदर जो है भटक रहे हैं। वो तो सब को हमारे आपको सबको मालूम ही होगा, है ना। तो ये सब जो है उपनिवेश के कारण है।
हमने आपने कोई आज नहीं आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन जो है सैकड़ों वर्ष से किए हैं, सैकड़ों वर्ष से हुआ है, लेकिन आज तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सही निशाना पे, सही लक्ष्य पे हम और आप काम नहीं करते थे। किसी न किसी जाल में उलझते, पार्टी पे, पॉलिटिक्स पे, चाहे जो भी हो, उस गतिविधि में हम उलझते रहे आज तक। नहीं तो आज से नहीं, 100 साल से सिर्फ मधेसी जनता नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी मधेश में 41 लाख आदमी के पास नागरिकता नहीं है, और जिसके पास है भी उस पर भी नेपाल सरकार कर रहा है उनका नागरिकता छानबीन होना चाहिए, मतलब खारिज होना चाहिए। ये मधेसी नहीं है, ये बिहार से आके बस गया है, बिहारी है ना, मरछिया है, पता नहीं क्या क्या गाली देता है। तो ये सब हम और आप जानते होंगे। अब कहेंगे कि संघीयता आ गया, चुनाव हो गया, जीत गया, मंत्री गठन हो गया, सरकार बन गया। तो भाई देखिए, बात ये है कि संघीयता तो आ गया, वोट तो हम आप दे दिए, हमारे आपको क्या मिला? क्या मधेश सरकार, मधेश भी सेना निर्माण कर सकता है? और नेपाली सरकार जो फिरंगी सेना है, उसको वापस भेज के उस जगह पे मधेसी सेना निर्माण कर सकता है? उसके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकता है। हमारे आपको किसी न किसी तरह से उलझा, क्या वो मधेश में जितने भी नौकरी है वो मधेश वासी के हाथ में दे सकता है? संघीयता आ जाने से क्या होता है? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह अगर होगा, मधेसी का हक और अधिकार मिलेगा तो सिर्फ आज़ादी से मिलेगा, और उस आज़ादी के लिए हमारे आपको सबको डॉक्टर सी.के. राउत जी के साथ देना पड़ेगा, जो वैज्ञानिक रह चुके हैं, करोड़ों की अपनी कमाई छोड़ के दर बदर धूल में घूम रहे हैं, अभी जेल में बिता रहे अपने जीवन। किस लिए? वो अपने लिए नहीं, हमारे आपके लिए। तो हमारे आपका भी दायित्व बनता है कि अपनी हक के लिए लड़े। ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये लड़ाई समस्त मधेशवासी का है। मधेश में बसोबास करने वाले जितने भी आदमी हैं उस सब का लड़ाई है। ये सब हम आप मिल के लड़ेंगे, और यह लड़ाई लड़ने का मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीका से लड़ेंगे, पूरी अहिंसक मार्ग से लड़ेंगे, तभी आज़ादी हासिल होगा। और गांव-गांव में, टोल में युवा संगठन बनाइए, 5 आदमी 10 आदमी करके संगठित बना के और इस काम में लगिए। किसी नेता और किसी क्या इंतजार मत करिए, सब नेता है जो काम करेंगे अपने आप आगे बढ़ेंगे, अपनी देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। अगर जेल जीवन भी अगर काटना पड़ता है तो गर्व होगा कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी बाल बच्चा के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जेल गए हैं, गर्व से कहेंगे, हम कर सकेंगे। कोई गलत काम के लिए हम जेल नहीं जा रहे हैं। जेल कौन नहीं गया है? जब परिवर्तन हुआ है जेल गया। क्या महात्मा गांधी जेल नहीं गया? पटेल जेल नहीं गया? नेपाल की ही बात करें तो क्या जेल नहीं गया? राम राजा प्रसाद सिंह ने गया, गजेंद्र बाबू जेल नहीं गया, कौन जेल नहीं गया? तो जब परिवर्तन होता है तो जेल जीवन भी काटना उचित है, जाना पड़ता है, लेकिन गैर कानूनी रूप से नहीं, है ना, शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि मारपीट या ऐसा, इससे आंदोलन हासिल होने वाला नहीं है। तो यह बात हमें ध्यान रख। खतरा कहाँ नहीं है? आप कहेंगे जेल जाना पड़ेगा, खतरा है, तो खतरा तो भैया जहाँ देश विदेश में हम काम कर रहे हैं वहाँ भी खतरा है। शिखर खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, उसमें भी खतरा है। खतरा, रोड पे निकलेंगे उसमें भी खतरा है। खतरा कहाँ नहीं है? खतरा तो हर जगह है। लेकिन इस आंदोलन में आज तक कोई खतरा नहीं है। आज तक में हमारा प्रथम वीर स्वराजी शहीद हुए हैं, स्वर्गीय श्री राम मनोहर यादव जी, और वो मधेश के इतिहास में सदा अमर रहेंगे, क्योंकि वो अपनी समाज के लिए, अपनी देश के लिए, अपनी बाल बच्चा और मधेश के भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं। और न्याय व्यवस्था उसको नेपाल सरकार के ही रचा हुआ काम है, और नेपाल सरकार ने ही इनको हत्या किए हैं। ये भी बात हमें ध्यान रखना होगा, है ना। हम और आप वोट में डाल पाल में उलझे हैं। हमने आपने वोट दिया, आज से नहीं वोट देने, बाबा दिया, दादा दिया, पता नहीं पुरखों वोट दिया, लेकिन वोट के बदले हमें क्या मिला? गुलामी। कि आज जिस धरती पे खड़े हो कहीं भी बोल दो कि हम नेपाली है, नहीं मानेगा, क्योंकि हम नेपाली है ही नहीं। हम मधेसी हैं, हमारा वेशभूषा कल्चर सब अलग है। तो उसके लिए कहीं भी हम जाए तो हम कह सके जो हम मधेसी हैं, तो हमें वो पहचान सके, हमारा मान मर्यादा रहे। उसके लिए, उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आज़ादी लाना पड़ेगा। आज़ादी के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। मधेश आज़ाद करना ही होगा, और उसमें दूसरा कोई दो राय की बात नहीं है। और जो हमारी आपकी आज़ादी के नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रपिता डॉक्टर सी.के. राउत जी, वो भी
कोई अरे गहरे नहीं, बहुत ही बड़े आदमी हैं, भगवान स्वरूप है, जो आज अपनी भाई भाई में नहीं बनती, एक दुख में साथ नहीं देते, लेकिन वो समस्त मधेसी जनता के लिए जो उतरे हैं वो भगवान नहीं हुए थे क्या हुआ, सबके लिए जो उतरा वो भगवान ही है। करोड़ रुपया तनख्वाह छोड़ के आज वो चाहता तो विश्व के सबसे धनिक आदमी बन सकते थे, विश्व के सबसे हाई फाई स्कूल में अपनी बाल बच्चा को पढ़ा सकते थे, लेकिन आज हमारे आपके लिए, हमारी आपके हक अधिकार के लिए दर बदर भटक रहा और जेल में है। और आज घोषणा कर रहे हैं, हम और आप सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि जब तक मधेश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ही हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तब तक हम और आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, और जो भी सुन रहे होंगे उनसे भी है कि अपनी गांव में, टोला में, मोहल्ला में हर जगह टीम बनाइए, 10 आदमी 5 आदमी करके, और नेतृत्व लीजिए। और यह कैलेंडर में शांतिपूर्ण मार्ग दिखाने वाले जो महापुरुष है उन्हीं के मार्ग पे हम चलेंगे। और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में जो भी है मेन छोटी मोटी जो भी मुद्दा है वह मुद्दा लिखा हुआ है, उसमें पढ़िए और उसके ऊपर मंथन करिए, सत्य क्या है। अगर सत्य है और ये सत्य है बिल्कुल, तो सत्य का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। सत्य में देर है, अंधेर नहीं। सत्य में देर है सब समझते हैं, लेकिन अंधेर नहीं है, सत्य सत्य होता है। तो इसमें मंथन करिए। और यह कैलेंडर मधेश के हर उस मंदिर में लगेगा जहाँ सार्वजनिक लोग जाते आते हैं, हर उस दुकान में, होटल में, गांव में, दलान में, हर जगह लगाया जाएगा। और उसमें मंथन करिए, पढ़िए। और इसमें ईस्वी संवत और विक्रम संवत दोनों दिया गया हुआ है। 2019 का कैलेंडर है, 2075 और 76 का कैलेंडर है, और जनमत संग्रह का मान इसमें लिखा हुआ है, जनमत संग्रह कर। यही कहते हुए मैं अपनी 2 शब्द यहीं ख़त्म करता हूं, और आग्रह करूंगा कि राजू यादव जी से कि अपनी 2 शब्द यहाँ पे रखें।